Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing good. तो कल हमने डिस्कस किए थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वो तीनों के तीनों लॉ हमने कल डिस्कस किए थे। जहाँ तक मुझे लग रहा था कि इम्पोर्टेंट है तो मैंने वहाँ तक वो डिस्कस किए ऑलरेडी। तो अभी जो कुछ क्वेश्चंस रहते थे इस यूनिट में से, एक तो ये स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूव दैट सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ एंड प्रूव दैट हाँ सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन विद एग्जांपल। और तीसरा ये अच्छा एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल ठीक से नहीं आए तो इसको मैं बाद में करूँगा। ठीक फोर्स प्रोड्यूसेस ना, यहाँ तो फोर्स कुछ ना कुछ फोर्स से प्रोड्यूसन एक्सेलरेशन ऑफ, तो एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगी। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी, तो ये मैं बाद में करवाऊँगा। इस वीडियो के लास्ट तक मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा, ठीक है। तो फिर सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो तो हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन लेते हैं हम पहले। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो वो तो हमने कल ही बोला कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने स्टेट किया, प्रूव किया क्या है वो। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो सेकंड लॉ है, जो क्या है, जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ रियल लॉ है। व्हाट डू यू मीन बाय रियल लॉ, ये तो क्वेश्चन है। रियल लॉ का मतलब ये है कि जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, इससे हम फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, या ये इसी से हम फर्स्ट लॉ भी निकाल सकते हैं, और इसी से हम क्या थर्ड लॉ भी निकाल सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं जो सेकंड लॉ है, ये सेकंड लॉ ये रियल लॉ है। रियल लॉ मतलब इससे हम फर्स्ट लॉ भी निकाल सकते हैं और थर्ड लॉ भी, और ये हमें प्रूव करना है एग्ज़ाम में, ठीक। इसकी चांसेस है कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप नज़र बना के रखना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव करेंगे, ठीक है ना। इसे सेकंड लॉ से हम पहले फर्स्ट लॉ निकालते हैं, ठीक। एज यू ऑलरेडी नो कि सेकंड लॉ क्या है, इसमें आखिर में हमारे पास इक्वेशन आई थी दैट्स एफ इज़ इक्वल टू एम ए, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। ये तो सेकंड लॉ की जो लास्ट में हमने इक्वेशन डिराइव की थी, ठीक। हम मान के चलते इफ़ एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर वहाँ क्या बचता है। तो जब देखो फिर इक्वेशन फर्स्ट क्या बनती है, तो एफ की जगह ये क्या बनेगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू एम ए, ज़ीरो इज़ इक्वल टू एम ए, एम ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देखो एम ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या है, एम और ए को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, ज़ीरो। तो अगर आंसर आया ज़ीरो तो इनमें से या तो एम ज़ीरो होगा या तो ए ज़ीरो होगा, यानी कि या तो बॉडी का जो मास है वो ज़ीरो हो, या तो बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो। लेकिन एज यू नो, एज वी ऑल नो, मास कैन नेवर बी ज़ीरो। अगर बॉडी है तो उसके पास कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, राइट। तो मास ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फिर क्या बचता है, फिर यहाँ से ये बचता है कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो सकती है। अब अच्छे से देखना, मैंने यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बोला आपको। हमें आया है m इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों का मल्टीप्लाई, मास और एक्सेलरेशन का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो ज़ीरो आता है। तो इससे दो, या तो m ज़ीरो होगा या तो a ज़ीरो होगा। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि बॉडी है, अगर बॉडी है तो मास भी है, बॉडी के पास कुछ ना कुछ कम ज़्यादा थोड़ा वगैरह कुछ ना कुछ मास तो है। तो फिर ज़ीरो के चांसेस किसके हैं, तो बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है। तो इसलिए मैंने ये बोला यहाँ पर बॉडी की एक्सेलरेशन है जो वो ज़ीरो है, ठीक है ना। अगर बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो है, बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो मतलब क्या है, जो बॉडी है वो ऐदर रेस्ट में होगी, तभी तो बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होगी, जब बॉडी किस में होगी, या तो वो बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी, या तो वो बॉडी किस में होगी, वो यूनिफॉर्म मोशन में हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो एक्सेलरेशन तब ज़ीरो हो सकती है एक बॉडी की, या तो वो बॉडी मुकम्मल एट रेस्ट है, या तो वो बॉडी
किस में चल रही है, इन ए यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट लॉ भी क्या कहता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर एक बॉडी क्या है, रेस्ट में है, अगर हम बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो देंगे, अगर हम बॉडी को क्या दिस एक्सटर्नल फोर्स क्या देंगे, ज़ीरो, तो अगर बॉडी क्या है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, या अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। यही तो फर्स्ट लॉ है, यही तो फर्स्ट लॉ। तो बेटा यही तो डेरिवेशन है, यही तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ है जो हमने किससे निकाली इस वक्त, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है ना। तो आई होप यू हैव गॉट दिस वेरी थिंग राइट। ओके फाइन। तो हम आगे चलते हैं। अभी हम कौन सा लॉ ये निकालेंगे इस थर्ड लॉ से, इस सेकंड लॉ से हम क्या निकालेंगे अब, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ से हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। अब देखना अब अच्छे से, ठीक है। सेकंड लॉ से हम थर्ड लॉ को डिराइव करेंगे। पहला तो आपको समझ आया, ठीक। अगर बॉडी की पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स ना ही दें तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ठीक, ओके फाइन। तो अभी हम क्या सेकंड लॉ से थर्ड लॉ की ओर जाएंगे, देखते हैं कैसे सेकंड लॉ से हम थर्ड लॉ निकाल सकते हैं। ठीक, चलो ओके। तो आप नज़र रखो, पहले हम एक दो बॉडीज़ को कंसिडर करते हैं। दिस इज़ बॉडी फर्स्ट, ठीक है। लेट दिस इज़ बॉडी व्हाट, दिस इज़ बॉडी फर्स्ट एंड दिस वन इज़ बॉडी सेकंड। लेट दिस इज़ बॉडी सेकंड। We have two bodies, one is body first and one is body second. ठीक, ओके। दिस वन इज बॉडी सेकंड, ओके। इस बॉडी के पास, फर्स्ट बॉडी के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, लेट दैट मोमेंटम इज P1। और इस बॉडी टू के पास भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, दैट्स मोमेंटम P2, राइट, ओके। तो आप नज़र रखो, लेट बॉडी फर्स्ट बॉडी सेकंड पर देखना, बॉडी फर्स्ट बॉडी सेकंड पर कुछ ना कुछ फोर्स देती होगी। लेट दैट फोर्स इज F12, दैट इज फोर्स बाय बॉडी फर्स्ट ऑन बॉडी सेकंड, F12। ठीक है ना, देखना आप। और इसी तरह बॉडी टू बॉडी वन पे कुछ ना कुछ फोर्स देती होगी, दैट इज वो ऐसे लिखेंगे हम, वो ये फोर्स दैट इज फोर्स बाय बॉडी टू ऑन बॉडी वन, वो ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, ये सिस्टम हम एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करेंगे। ये सिस्टम जो है ये जो मैंने रेड बॉक्स में बंद किया, ये हम आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इसका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है इस पर, ज़ीरो, यानी कि बाहर से इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। ठीक, ये एक हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया। ठीक, ओके। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हमने कंसिडर किया। चलो कोई बात नहीं, हम एक एक करके ये बॉडी, जो बॉडी फर्स्ट है ना, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम ऑलरेडी पता है कि दैट इज फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स ऑन बॉडी टू, दैट इज फोर्स ऑन बॉडी टू बाय बॉडी वन, फोर्स ऑन बॉडी टू या फोर्स बाय बॉडी टू ऑन बॉडी फर्स्ट। ठीक है ना। सेकंड लॉ क्या बोलता है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ये किस पे फोर्स है, बॉडी फर्स्ट पे, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी फर्स्ट, दैट इज dp1/dt। ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस, समझे कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये बॉडी फर्स्ट है, इस बॉडी पे सेकंड बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाया, ये वाला फोर्स, ये, ठीक है ना। तो इसमें फोर्स ऑन बॉडी वन बाय बॉडी टू, ठीक है ना, यानी कि बॉडी टू ने बॉडी वन पर कुछ ना कुछ फोर्स दिया है, दैट उसको हमने किससे ये लिखा है, F21। ठीक है ना। तो इसमें इस फोर्स से क्या, बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगी। तो बॉडी वन का मोमेंटम क्या है, P1। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है सेकंड लॉ से, F21 इज इक्वल टू dp1/dt। ठीक है ना। इसी तरह फोर्स बाय बॉडी फर्स्ट ऑन बॉडी टू, यानी इस वक्त फोर्स किस पे है, बॉडी टू पे है, तो इससे क्या होगा, मोमेंटम में चेंज आएगी। किसके मोमेंटम के, बॉडी टू के। क्या मोमेंटम है उसको, P2।
ये बॉडी में, ये बॉडी सेकंड है, इस बॉडी सेकंड पर फर्स्ट ने सेकंड पर फोर्स दिया। अगर फोर्स 2 पे लगा तो मोमेंटम, किसके मोमेंटम में चेंज आएगी, बॉडी 2 के, तो इसका मोमेंटम क्या है, p2 मोमेंटम। होप यू गॉट दिस। यस, सो दिस वाज इक्वेशन फर्स्ट एंड लेट दिस इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखो आप, ठीक है, तो नेट फोर्स क्या बना ये, अगर हम फोर्स ऑन सिस्टम की बात, तो नेट फोर्स, इस पे कितना फोर्स लगते हैं, एक तो बॉडी 2 बॉडी फर्स्ट पे फोर्स देता है, दूसरा बॉडी 1 बॉडी सेकंड पे फोर्स देता है, दैट इज F21 प्लस F12। दिस इज द नेट, दिस इज द टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम, राइट। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये चीज़ हम लेते हैं यहाँ से, दैट्स F21 प्लस F12। अब अच्छे से देखना, ठीक है ना, F21 प्लस F12, तो F21 किसके बराबर है, दैट इज dP1/dt। ठीक, F12 किसके बराबर है, दैट इज dP2/dt। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन हम सेकंड हमने क्या इस्तेमाल किया यहाँ से। ठीक, तो आगे चलते हम, तो आगे चल देखो आप, तो ये क्या बनता है यहाँ से, दिस इज तो पेन में चेंज करता हूँ, दैट इज ये बनेगा यहाँ से F21, क्या बनेगा यहाँ से, ये क्या बनेगा, F21 प्लस F12 इज इक्वल टू d/dt। हम यहाँ से कॉमन लेंगे, d/dt, यहाँ से भी d/dt, तो ये क्या आएगा, d/dt। तो अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है P1 प्लस P2। ठीक है ना, P1 प्लस P2, नज़र बना के रखना, ठीक है ना। दैट्स, ये क्या बनेगा फिर यहाँ से, F21 प्लस F12 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये बनता है यहाँ से d/dt ऑफ मोमेंटम फर्स्ट प्लस यही तो टोटल मोमेंटम है सिस्टम पे, हम लिखते हैं ये मोमेंटम ऑफ सिस्टम है, यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ओके ओके, तो हम आगे चलते, दैट्स F21 प्लस F12 इज इक्वल टू, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इट्स एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल। चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज एक्चुअली व्हाट, मोमेंटम के ये सिस्टम के मोमेंटम पे चेंज कब आएगी, जब इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, ये क्या बोलता है, स्टेटमेंट समझो, इक्वेशन को समझने की कोशिश किया करो। दिस d/dt ऑफ P, यानी कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम के मोमेंटम में कब चेंज आएगी, एक बॉडी के मोमेंटम में कब चेंज है, जब इस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, सेकेंड लॉ की आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम है, तो मोमेंटम के, इस सिस्टम के मोमेंटम पे कब चेंज आएगी, जब इसमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो यही तो है F एक्सटर्नल, है कि नहीं। तो देखो आप, दिस इज F21 प्लस F12, ज़रा मुझे बोलो F एक्सटर्नल क्या है, F एक्सटर्नल तो ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है, बिकॉज द सिस्टम इज़ आइसोलेटेड, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता इस सिस्टम पे, तो F एक्सटर्नल के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बड़ा सा ज़ीरो। ठीक है ना, तो ये क्या बना, ये बना F21 इस प्लस F12 को शिफ्ट करिए, क्या बनेगा, माइनस टाइम इज F12। यही तो थर्ड लॉ है हमारा, यही तो थर्ड लॉ है। तो कैसे ही थर्ड लॉ, ज़रा मुझे बोलो, थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझने की कोशिश करो, ज़रा देखो, ये क्या है F21, दिस इज द फोर्स बाय बॉडी 2 ऑन बॉडी 1, यानी कि बॉडी 2 ने बॉडी 1 पर फोर्स दिया, तो बॉडी 2 ने एक्शन किस पे की, बॉडी फर्स्ट पे, तो F21 इज एक्चुअली, दिस इज व्हाट, दिस इज एन एक्शन। एक्शन क्या है, बॉडी 2 ने बॉडी 1 पे फोर्स लगाया, तो ये किसके बराबर है, इज इक्वल क्या है यहाँ पर, F12। चलो माइनस को छोड़ते हैं 1-2 सेकंड के लिए, तो ये क्या है, F12 का मतलब, इसका मतलब है फोर्स दिया है बॉडी 1 ने बॉडी 2 पे, यानी कि ये बॉडी 1 ये बॉडी 2, पहले क्या किया, बॉडी 2 ने बॉडी 1 पर फोर्स दिया, तो इसके रिएक्शन में क्या आया, इसके रिएक्शन में F12, मतलब बॉडी 1 ने वापस दिया फोर्स, बॉडी 2 पे,
देखो, टू ने फर्स्ट ने टू पे, तो वन टू दिस टू ने बॉडी फर्स्ट पे एक्शन की और बॉडी फर्स्ट ने बॉडी टू पे रिएक्शन की, तो इसी को हम बोलते हैं दिस इज F21 क्या आया हमारे पास माइनस F12। तो बॉडी टू ने बॉडी वन पर एक्शन किया, अंडरस्टैंड करना, ये बात समझने वाली है। बॉडी टू ने बॉडी वन पे क्या किया, एक्शन, और बॉडी वन ने बॉडी टू पे क्या की, रिएक्शन। तो ये एक्शन और रिएक्शन क्या है थर्ड ला, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, इसलिए इक्वल साइन आया यहाँ पर। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट मतलब यही माइनस तो है, ये माइनस क्या बोलता है। अब पढ़ो आप, टू एवरी, ये अब ये पढ़ने वाली बात बनी। टू एवरी एक्शन, ये येलो में, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वाह क्या बात है, बढ़िया बात है। फिर से लिखता हूँ मैं आपके लिए, मुझे भी मज़ा आया ये। ज़रा देखो, F21 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F12। ज़रा इसको जो हम पढ़ते हैं ना वो बड़ा सा सेंटेंस, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन देखो कैसे बोलते हैं, देखो ये क्या है यहाँ पे, ये एक्शन है, ये क्या है यहाँ पे, ये तो रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो इक्वल है, और ये माइनस क्या है, ये तो अपोजिट है। ज़रा पढ़ो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये हमने किससे निकाला, ये भी हमने किससे निकाला, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम क्या चलते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। जगह नहीं है, क्वेश्चन मूव क्यों नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, चलाएंगे धीरे धीरे से। हाँ चलो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वाज इट, दैट्स हियर, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो अभी हम ये ही क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बाबा, अब देखो आप, ये पेन, ये ब्लैक, चलो रेड। स्टेट, वेट करो क्यों छोटा आ रहा है, 100 लिखिए, क्या है क्वेश्चन, हाँ ये, स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन को फिलहाल छोड़ो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बात है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम कमज़ोर होता है, ठीक है ना, मोमेंटम कमज़ोर होता है। यानी कि हमें क्या बोलना है कि जो बॉडी का जो मोमेंटम है, जो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है, वही बॉडी का क्या है, फाइनल मोमेंटम। इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी हमें क्या करना है, जो बॉडी का जो मोमेंटम है दैट्स पी, ये कांस्टेंट रहता है। यानी कि बॉडी का जो पहले मोमेंटम था वही बॉडी का क्या आखिर में मोमेंटम है, यही हमें एक्सप्लेन करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही तो हमारा क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जरा हम लिखते हैं पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलते हैं, दैट इज द टोटल, अच्छे से देखना, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये लिखना आप एग्ज़ाम में, अगर आप इस तरह लिखोगे तो 100% मार्क्स आएंगे आपको, ये गारंटी आपको। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant, या ऐसे भी लिख सकते, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग bodies remains constant। मैं बस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, कंसेप्ट्स ऑल दैट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको समझ आए कहीं ना कहीं से। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट।
if no external force acts on it। ये तो इसका स्टेटमेंट है, किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या स्टेटमेंट है कि the total momentum of an isolated system of interacting bodies remains constant if no external force acts on it। ठीक है, तो देखो मतलब क्या है, ऊपर जो मैंने लिखा है कि हमें क्या देखना है कि P इज कांस्टेंट, मोमेंटम इज कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम तो आइसोलेटेड है, सिस्टम तो आइसोलेट आपको पता है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया, एक आइसोलेटेड सिस्टम दैट मीन्स बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है, यानी कि एफ एक्सटर्नल जीरो है। ठीक है ना, तो एट देन हमें कहाँ पूछना है, पी इज कांस्टेंट। देखो नजर जमा के रखो, हमें ऑलरेडी पता है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या है, दैट इज एफ एक्सटर्नल यानी कि फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, दैट्स चेंज इन मोमेंटम। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, राइट। इफ ये कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पर भी क्या, एफ एक्सटर्नल इज ज़ीरो। तो जब एफ एक्सटर्नल जीरो, तो हमें कहाँ पर पहुँचना है, जब एफ एक्सटर्नल जीरो है तो पी क्या है, कांस्टेंट है, वही तक पहुँचना है। देखो एक दो स्टेप्स में होगा सारा। देखो अब अगर एफ एक्सटर्नल जीरो तो पुट करेंगे यहाँ, तो ये क्या बनेगा, जीरो इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी। यही बच्चा ना, यही तो बच्चा। देखो जीरो इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, डी पी वन जार डी पी इज इक्वल टू डी टी इंटू ज़ीरो क्या है, ज़ीरो, तो हमें क्या आया, डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, हम इंटीग्रेट करते हैं इसको दोनों तरफ से, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पे, दिस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी, तो वो क्या है, पी। आप ऐसे भी कैसे इंटीग्रेटिंग और डिफरेंशिएशन, ये तो अपोजिट है एक दूसरे को, इनको कैंसिल करेंगे तो ये क्या बचा यहाँ पर, p इज इक्वल टू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो ये तो कांस्टेंट है, तो क्या निकला हमारा, p कांस्टेंट, p कांस्टेंट, p, यही तो करना था हमें, दैट्स p कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मोमेंटम क्या रहा, कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट मतलब जो बॉडी का इनिशियल मोमेंट है था वही इसका फाइनल मोमेंटम है। ठीक है ना, जो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम था वही इसका फाइनल मोमेंटम है। तो यही तो है बेटा दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पी आई इज इक्वल टू पी एफ, यानी कि बॉडी को जो इनिशियल में जो इसका मोमेंटम था वही इसका फाइनल में मोमेंटम आया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया। ठीक, इसके फिर कुछ एग्जांपल्स लिखने होते हैं, आप लिख सकते हैं दैट, रिकॉयल ऑफ गन, वो आपने पढ़ा होगा, आप नज़र देना उसको फिर से, रिकॉयल ऑफ गन है ना, तो वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। या दूसरी एग्जांपल जो है दैट्स एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, तो ये आप इसकी कुछ एग्जांपल लिखते हैं यहाँ, जहाँ पर हम क्या देखते हैं, दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ आया ये, बढ़िया। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है जो पूरी तरह इसमें नहीं आई इस चीज़ में, चलो ठीक है अभी मैंने, ठीक है चलो वो न्यूमेरिकल में नए से लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या था, इफ़ फोर्स, कोई भी फोर्स हम लिखते हैं 6i के प्लस 6i के प्लस 2j के प्लस 3k के acts on a body, produce ऐसा ही कोई क्वेश्चन था, कुछ भी था क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। द बॉडी produces acceleration of 7 meter per second square, full stop, calculate the mass of a body। देखो क्वेश्चन क्या है, इजी सा क्वेश्चन मैंने दिया,
कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। इजी ही आएंगे बोर्ड में, और क्या आएंगे, ठीक है। ज़रा देखो इसका सोल्यूशन देखो, इफ फोर्स किसके बराबर है, फोर्स दैट इज 6 I प्लस 2 J प्लस 3 K। इतना फोर्स लगा एक बॉडी पे, तो इस बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन आई, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई, दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द मास, तो हमें इस बॉडी का क्या निकालना है, मास। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। FAM, ये तो ऑलरेडी पता है, FMA तो ऑलरेडी पता है कौन सी फार्मूला है, दैट्स F इज इक्वल टू MA। तो हमें क्या निकालना है, दिस मास वी हैव टू कैलकुलेट। तो मास को वही रखते हैं, ये F अपनी जगह और A को शिफ्ट करेंगे, तो मास किसके बराबर है, दैट्स फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इनको हम करेंगे डिवाइड, वो आएगी इस बॉडी की, इस ऑब्जेक्ट की, वो आएगा इसका मास। देखो फिर पहले हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फोर्स किसके बराबर है, दैट्स 6 I प्लस 2 J प्लस 3 K। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे कैसे निकालते किसी भी वेक्टर का, दैट्स अंडर रूट ऑफ इनका स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो किसके बराबर आएगा वो, 6 स्क्वायर क्या है 36, 2 स्क्वायर क्या है 4, 3 स्क्वायर क्या है 9। तो किसके बराबर आया, 36 प्लस 4 40, इट्स 49, रूट 49 इज 7। तो फोर्स कितना आया हमारा, दैट्स 7 न्यूटन। 4 से 7 न्यूटन, है ना, इजी क्वेश्चन। इसके बाद क्या है, मास भी दिया, दिस एक्सेलरेशन भी दिया, दैट्स 7। तो हमें क्या निकालना है, मास किसके बराबर है, दैट्स फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। तो 4 से 7 न्यूटन। मास की एक्सेलरेशन क्या है, दैट्स 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 और 7 कैंसल, तो मास आया हमारे पास 1 kg। तो बेटा ऐसे ये न्यूमेरिकल भी आपके लिए सॉल्व हुआ। तो इसी तरह से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आप इन्हें इसी तरह से उनको क्या सॉल्व करेंगे। हो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट में से। तो अगर आपको पसंद आए तो आप ना ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, और आज आखिर में ये भी बोलूँगा कि सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब से क्या होता है कि मुझे ना वो वीडियो बनाने की फिर ज़्यादा से ज़्यादा चाहत रहती है, क्योंकि आप लोगों को अगर कोई फ़ायदा होता है इससे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ फिर इस चीज़ से। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।